हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विषय इतिहास कक्षा 10वीं मनोरंजन के माध्यम और इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि मनोरंजन के माध्यम क्या क्या है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया जाता है कि मन को बहलाने वाली चीजें ही मनोरंजन का माध्यम बनती है। तो जिस मन को बहलाने वाली बातें मनोरंजन के अलग अलग शौक, रुचियां, खेल, नाटक, फिल्म, लिखना, पढ़ना, ये सब मनोरंजन की आवश्यकता होती है। इससे ही मनोरंजन का मन बहलता है। जिस प्रकार से व्यक्तियों को अलग अलग शौक, रुचियां वगैरह होती है, उनके मनोरंजन साधन कहलाते हैं। उसी प्रकार से खेल, नाटक, फिल्म, लिखना, पढ़ना, ये भी मनोरंजन के माध्यम ही माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए विशुद्ध और उत्तम श्रेणी का मनोरंजन, मतलब ये मनोरंजन का माध्यम ही माना जाता है। तो यहां आपको बताया गया है कि जो अच्छे उत्तम क्वालिटी के, जो स्वस्थ वृद्धि और विशुद्ध उत्तम श्रेणी का जो मनोरंजन होता है, वही मनोरंजन का माध्यम कहलाता है। एक ही ढर्रे का जीवन जीते जीते जो उब और उकताहट पैदा होती है, मनोरंजन उसे दूर करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ही ढर्रे का जीवन जीते जीते जो हमारा मन उचाट हो जाता है या जिंदगी बेरंग हो जाती है, हम उसे कहते हैं कि हमें कुछ चेंज चाहिए, मनोरंजन कुछ अलग तरीका चाहिए। तो वो जो चेंजेस जो होता है वो ही मनोरंजन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारत देश में एंशिएंट टाइम्स, मिडल एज और मॉडर्न एज के अनुसार तो हम पहले प्राचीन और मध्य युग काल में चलते। तो प्राचीन और मध्य युग काल में हम उत्सव, त्योहार, तीज त्योहार, पर्व, खेल, नाट्य, ये सब हमारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो उसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार से अपने मनोरंजन प्राप्त करते। आज हम मॉडर्न एज में है, तो आप लोगों को मनोरंजन के लिए अलग अलग साधन है। आज कोरोना 19 के द्वारा हर पूरे के पूरे लोग घरों में कैद हो गए, घरों में रह रहे हैं। तो वो भी अपने मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। कोई कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के द्वारा अपने मनोरंजन के साधन ढूंढता रहता है। लेकिन साथ साथ में मनोरंजन होने के साथ में हमें कुछ शिक्षा भी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ आप लोगों को मनोरंजन साधन बताया गया कि इंटरनेट के माध्यम से आपको मनोरंजन भी होता है, उससे आपको जानकारियां भी हासिल होती है। तो यहाँ पर जो हमारे बार बार जो मनोरंजन, हम घर में कैद हुए तो हमें कैसे मनोरंजन का लुत्फ उठाना चाहिए, वो सब हमें ये साधन के माध्यम से पता चलता है। हो गया आप लोगों का मनोरंजन साधन। उसके बाद में लोक नाट्य, कठपुतलियों का खेल। तो लोक नाट्य में आप लोगों को कठपुतलियों का खेल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ग्रीक यूनान में और इजिप्ट में हुए उत्खनन के दौरान जो मिट्टी के पुतलियां है, मूर्तियों के अवशेष वगैरह पाए गए हैं, उसके अनुसार गेस लगाया गया कि पहले कठपुतलियों के द्वारा हम मनोरंजन का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे इजिप्ट में, इजिप्ट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में उत्खनन के दौरान कठपुतलियों का मिलना, और उनके अनुसार हमने गेस लगाया कि कठपुतलियों के मनोरंजन के अनुसार उसका उपयोग किया जाता था। इस खेल का पंचतंत्र और महाभारत में उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के कठपुतलियां बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी के दांतों का उपयोग किया जाता था। और यहाँ आपको बताया गया कि जो कठपुतलियों का जो मनोरंजन है, जो कठपुतलियों का उपयोग किया जाता था, उसका उल्लेख पंचतंत्र और महाभारत में मिलता है। और प्राचीन भारत में कठपुतलियां किस प्रकार से बनाई जाती है, तो उसमें बताया गया है लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी के दांतों से उनका उपयोग किया जाता था। तो इस खेल की दो पद्धतियां हैं, एक राजस्थानी और दूसरी दक्षिणी। तो दो पद्धतियां, राजस्थानी और दक्षिणी। तो जहां पर ये जो पद्धति का उपयोग किया जाता है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इस प्रकार यहाँ आप लोगों को कठपुतलियों का खेल प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में ये मिलती है। तो दो पद्धति है, एक पद्धति है राजस्थानी और दूसरी है दक्षिणी। ये हो गया आप लोगों का लोक नाट्य, कठपुतलियों का खेल। उसके बाद में आना हमारा दशावतारी नाटक। तो दशावतारी नाटक महाराष्ट्र के लोक नाट्यों का एक भेद है। तो यहाँ पे बताया गया कि दशावतारी नाटक जो है महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक भेद है। फसल कटने के बाद कोकण और गोवा
में दशवतरी नाटक वो खेला जाता था। जैसी फसल वगैरह कट जाती तो हमारे महाराष्ट्र और गोवा में दशवतरी नाटक को खेला जाता था। तो दशवतरी नाटक मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, काल्की आदि प्रकार के दशवतरी नाटक खेले जाते थे। तो विष्णुदास भावे ने दशवतरी नाटक तकनीक को संस्कारित करके पौराणिक नाटक प्रस्तुत किया है। तो सबसे ज्यादा जो श्रेय हमारे महाराष्ट्र के विष्णुदास भावे को जाता है। विष्णुदास भावे ने दशवतरी नाटक को तकनीक के द्वारा संस्कारित कर पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। तो आज भी विष्णुदास भावे के दशवतरी नाटक को खेला जाता है कि उनके द्वारा जो संस्कारित किए गए पौराणिक नाटक उनकी देन थी। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि दशवतरी नाटक जो महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक भेद है। तो यहाँ बताया गया आप लोगों को फसल कटने के बाद में कोकण और गोवा में दशवतरी नाटक खेला जाता था। दशवतरी नाटक खेलने में बताया गया कि मत्स्य, वराह, कुर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्की आदि प्रकार के दशवतरी नाटक खेले जाते थे। और विष्णुदास भावे ने दशवतरी नाटक तकनीकी को संस्कारित कर दशवतारी नाटक तकनीक को संस्कारित कर पौराणिक नाट्य प्रस्तुत किए। उसके बाद में आपका भजन। तो भजन के बारे में बताया गया कि करताल, मृदंग अथवा प्रवाद आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन और नाम स्मरण के रूप में पद्य रचनाओं का गायन करना भजन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम करताल, मृदंग अथवा प्रवाद आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन और नाम स्मरण के रूप में पद्य रचनाओं का गायन वगैरह गाते हैं, वो भजन कहलाता है। भजन के दो प्रकार है, एक चक्री और दूसरा है सौंगी। तो चक्री भजन और सौंगी भजन में अंतर बताया गया है कि चक्री भजन जो है बिना रुके चक्राकार के रूप में घूमते हुए भजन गाना और सौंगी भजन देवताओं की भूमिका निभाते हुए संवाद रूप में भजन गाना। तो ये दो प्रकार जो है सौंगी और चक्री। तो चक्री कार्य के बारे में बताया गया है कि चक्रकार के रूप में बिना रुके चक्रकार के आकार में नाचते हुए गाना। और उसके बाद में आपका है सौंगी भजन जो देवताओं की भूमिका निभाते हुए संवाद के रूप में गाना। तो इस प्रकार से हो गया आपका चक्रकारी भजन और सौंगी भजन। वर्तमान समय में संत तुगलोजी महाराज ने खंजरी भजन को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई, संत कबीरदास के भजन प्रसिद्ध है। कर्नाटक में पुरंदर दास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्र गुरु, त्यागराज आदि, और गुजरात में नरसिंह मेहता भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया। और महाराष्ट्र में नामदेव वारकरी पंथ के माध्यम से उन्होंने भजन कीर्तन किया। तो इस प्रकार से आपका भजन के बाद में आ रहा आप लोगों का कीर्तन। तो परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा में आदि प्रवर्तक नारद मुनि को आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पे कीर्तन के बारे में बताया गया है कि हमारी परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा को प्रोत्साहित करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले का श्रेय नारद मुनि को जाता है। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव ने आदि कीर्तनकार का उपयोग किया। और महाराष्ट्र में नामदेव जो थे, संत नामदेव, वो भी आदि कीर्तनकार माने जाते हैं। जिस प्रकार से नारद मुनि का नाम आता है, वैसे महाराष्ट्र में संत नामदेव का नाम आता है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का ललित, भारुड़, तमाशा, पोवाड़ा और मराठी रंगमंच। तो यहाँ बताया गया आप लोगों को ललित महाराष्ट्र में प्राचीन मनोरंजन का एक पुराना प्रकार ललित है। इस प्रकार का समावेश नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है। इसका कोकण और गोवा में बहुत महत्व है। ललित की प्रस्तुति में धार्मिक पर्व के अवतार पर उत्सव देवी सिंहासन विराजमान है। तो यहाँ पे उत्सव देवी साहसी विराजमान है। ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना की जाती थी, जे हवे असेल त्याला ते मिळो, ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो। सगळा गाव आनंदाने पुढच्या ललित
ललिता पर्यंत नादो आपासात आले कल्हा ललिता मिटवत कोणाच्याही मनात किलमिश ना ओरो निको मनाने व्यवहार चालो सदाचाराने समाज व्हावाने प्रार्थना स्वरूप इस प्रकार का होता है कि ललित को नाट्य प्रवेश की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कृष्ण और राम कथा भक्तों की कथाएं बताई जाती है। कुछ ललित हिंदी भाषा में भी है। आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित की पृष्ठभूमि प्राप्त है। तो यहाँ पे ललित के बारे में दिया गया है कि महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन के पुराना प्रकार ललित कला है। इसमें कोकण और गोवा में बहुत महत्व प्राप्त होता है और ललित कला में धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सव देवी सिंहासन में विराजमान होती है और उनकी प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना की जाने के बाद में वो ललित नाट्य प्रवेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कृष्ण और राम कथा और भक्तों की कथाएं बताई जाती है। कुछ ललित कथा हिंदी भाषा में भी है और आधुनिक मराठी रंगमंच को भी ललित कथा की पृष्ठभूमि माना जाता है। उसके बाद में आता है आपको भारुड़। तो आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के रूपकात्मक गीतों को भारुड़ कहते हैं। रूपकात्मक गीतों को भारुड़ कहते हैं। भारुड़ पद्य नाट्य नुक्कड़ नाटक की तरह प्रयोगशील होता है। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारुड़ विविध नाट्यमत्ता मनोविनोद और गीता जैसे तत्व के कारण लोकप्रिय हुए हो गए। भारुड़ों को रचने के पीछे संत एकनाथ का उद्देश्य लोक शिक्षा था। तो यहाँ पे भारुड़ के माध्यम से बताया जाता है कि आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के रूपकात्मक गीतों को भारुड़ कहते हैं। मतलब किसी चौराहे वगैरह में उस गीतों को एक हिकायत के द्वारा बताया जाना चाहिए ताकि लोग उससे कुछ हासिल कर सके, उससे कुछ सीख हासिल कर सके। तो यहाँ पे हिकायत के लिए चौराहों में बैठकर ये भारुड़ को संत एकनाथ ये गाते थे ताकि लोग उनके पीछे का जो इंटेंशन है ताकि लोगों को समझ में आए। तो गीतों के माध्यम से लोगों को सुधारने के लिए संत एकनाथ भारुड़ का उपयोग किया करते थे ताकि वो हिकायत के माध्यम से लोगों को सीख दे सके। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को सबके सामने समझाना मतलब फूटे हुए बर्तन में पानी भरना। तो भारुड़ गीत के माध्यम से सबके बीचों बीच में खड़े रह के कि भाई सबको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। गीतों के भारुड़ के माध्यम से संत एकनाथ ऐसा उपदेश देकर सबके दिलों को साफ करते थे। वो उनका ये सीख थी ताकि सब लोग सीख सके। तो इस प्रकार से हमें भारुड़ का ज्यादा महाराष्ट्र में ये लोकप्रिय हो। तो संत एकनाथ इसके उद्देश्य या लोक शिक्षा देते थे। उसके बाद में तमाशा आपको पता है तमाशा शब्द मूलतः फारसी पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अथवा चित्त को प्रदान करने वाले दृश्य होते हैं। विभिन्न लोक कलाओं और अभिजात कलाओं की धाराओं को अपने में समेटकर 18वीं शताब्दी तक तमाशा विकसित हुआ। पारंपरिक तमाशा के दो प्रकार है, संगीत बारी और ढोल की मंडली। संगीत बारी में नाट्य की अपेक्षा नृत्य संगीत पर अधिक बल दिया जाता है और तमाशा में प्रमुखता नृत्य संगीत को स्थान था। परंतु कालांतर में वग इस नाट्य का रूप अर्थात नाटक का समावेश किया गया। ये वग अर्थात नाटक उत्सव पूर्व हास परिहास और चुटकुलेबाजी के आधार पर क्रमशः रोचक बनता जाता है। तमाशा के आरंभ में गण अर्थात गणेश वंदना की जाती। इसके पश्चात गौलन भगवान श्री कृष्ण की राधा गोपियों के बीच की छेड़छाड़ और क्रीड़ाएं प्रस्तुत की जाती है। तमाशा के दूसरे भाग में वन अर्थात मुख्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है। मराठी रंगमंच में विच्छा मारी पूरी करा और गावाचे लग्न नाटकों ने बड़ी धूम मचाई थी। दोनों नाटक तमाशा के बदले हुए आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे तमाशा के बारे में दिया गया है कि तमाशा किस प्रकार से किया जाता प्रस्तुत किया जाता है। तो संगीत बारी में नाट्य की अपेक्षा नृत्य संगीत पर ज्यादा बल दिया जाता है। जो नाटक आप खेल रहे हैं तो उसमें नाटक करते हुए गाते हुए नाचते हुए होना चाहिए। और नाटक अर्थात जो भी आप नाटक वगैरह कर रहे हैं तो उसको उत्साह से और उसमें चुटकुलेदार या चुटकुलेबाजी और रोचक बनाने के लिए तमाशे में पहले तो जो गण यानी गणेश वंदना की जाती थी और उसके बाद में गौड़न यानी कृष्ण के जो भक्ति गोपिकाएं और जो राधा वगैरह उनके गान वगैरह करना, या समझ लो इस तमाशे में जो है भगवानों के बारे में उनके जो किए गए उन्होंने किस प्रकार से जो काम किए, जो अवतार वगैरह लिए, जो कांड वगैरह किए, जैसा सुंदर कांड कुछ उसका हनुमान का सुंदर कांड ले लो, जिस प्रकार सुंदर कांड में हनुमान के बारे में जो तमाशा करके बताया किस प्रकार से
जामवंत हनुमान को बताते कि तू शक्तिशाली है, बलशाली है। फिर हनुमान उड़कर लंका जाते और लंका दहन वगैरह करते हुए तमाशे के माध्यम से नाचते हुए नृत्य करते हुए बताते। दूसरे प्रकार से यहाँ पे तमाशे के माध्यम से गणेश जी की वंदना करके, गौड़न की वंदना करके, स्तुति करके वो बताया जाता था और इस पृथ्वी द्वारा उसको प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे मराठी रंगमंच के द्वारा विच्छा माझी पूरा करा और गाड़ोचे लग्न के माध्यम से भी ये तमाशे को प्रस्तुत किया जाता है। आज तमाशा द्विअर्थी बन गया है। तमाशे के द्वारा आज अश्लील संवाद वगैरह उपयोग किया जाता है। जितना अश्लील संवाद वगैरह उपयोग करेंगे उतना तमाशा आपका अच्छा माना जाता है। लेकिन पहले ऐसा साफ, स्वच्छ और स्वस्थ तमाशे हुआ करते थे। उसके बाद में आना आपका पोवाड़ा। ये पोवाड़ा के बारे में बताया गया है कि ये वीरता का माध्यम होता था। ये गद्य पद्य मिश्रित काव्य प्रस्तुति का प्रकार है। पोवाड़ा में वीर स्त्री पुरुषों को वीरता का पराक्रम का अवश्य मुक्त और स्फूर्तिदायक भाषा में कथन किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अज्ञानदास कवि द्वारा रचित अफजल खान वध से संबंधित पोवाड़ा को तुलसीदास द्वारा रचित सियागढ़ युद्ध का पोवाड़ा प्रस्तुत है। अंग्रेजों के शासनकाल में उमाजी नाइक, चापेकर बंधु, महात्मा गांधी पर पोवाड़े रचे गए। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे और गवानकर जैसे शायरों, वीरगान लिखने एवं गाने वाले द्वारा रचित पोवाड़ों में महाराष्ट्र में धूम मचाई और पोवाड़ों के माध्यम से जागृति पैदा की। तो पोवाड़ों का ये माध्यम था कि गद्य और पद्य के रूप में काव्य प्रस्तुत करना और जो पोवाड़ा में वीर स्त्री पुरुष ने जो वीरता पराक्रम वगैरह किया था उनकी जानकारी यहाँ पे दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अफजल खान वध के बारे में बताया गया। पोवाड़ों के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने अफजल खान का वध किया था। उसी प्रकार से अंग्रेजों के शासन काल में भी पोवाड़ों के बारे में चापेकर बंधु, महात्मा गांधी पोवाड़े, संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में भी अमर शेख और अन्नाभाऊ साठे और गावकर जैसे शायरों ने वीर गान लिखने और गाने वाले ऐसे रचित पोवाड़ों में महाराष्ट्र में धूम मचाई थी। तो पोवाड़े द्वारा यहाँ पे वीरों के पराक्रम, स्त्री पुरुष के पराक्रम के बारे में जानकारी देना और नाचते हुए गाते हुए पोवाड़ों के माध्यम से उनके वीर गाथा के बारे में बताना। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का रंगमंच। व्यक्ति अथवा समूह द्वारा ललित कलाओं का जहाँ प्रस्तुत किया जाता है उस स्थान के रंगमंच अथवा रंगभूमि कहते हैं। ललित कला के कलाकार और दर्शक इन दोनों का सहभाग आवश्यक रहता है। नाट्य कथा, नाट्य निर्देशक, कलाकार, रंगभूषा, वेशभूषा, रंगमंच, नेपथ्य, प्रकाश योजना, नाटक का दर्शक और समीक्षक जैसे अनेक घटक रंगमंच से जुड़े रहते हैं। नाटक में नृत्य और संगीत का भी समावेश रह सकता है। प्राय नाटक संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, परंतु कुछ नाटकों में मुख्य अभिनय भी होता है। इसे मुख्य नाटक कहा जाता है। हमें बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में आधारित नाटकों की जानकारी प्राप्त की गई है। तो तंजीर के भोसले राजवंश ने मराठी और दक्षिणी भाषाओं के नाटकों को प्रोत्साहन दिया। इस राजवंश के राजाओं ने स्वयं नाटक लिखे तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया। महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास में 19वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वनाथ भावे मराठी रंगमंच के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा रंगमंच पर लाया गया सीता स्वयंवर प्रथम नाटक है। विश्वनाथ भावे के लिखे नाटकों के पश्चात महाराष्ट्र में ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों के साथ हल्के फुल्के और प्रहसन स्वरूप के नाटक भी रंगमंच भी पर आए। इसमें रंजक और विनोदपूर्ण पद्धति से सामाजिक विषय प्रस्तुत किए जाते थे। प्रारंभ में नाटकों की संहिता लिखित स्वरूप हुआ नहीं करती थी। कई बार उनमें गीत लिखे होते थे, परंतु गद्य संवाद स्वयं पूर्ति में बोले जाते थे। 1861 में विजय कीर्तन द्वारा लिखे थोरले माधवराव पेशवे, ज्येष्ठ माधवराव पेशवे व प्रथम नाटक है जिसकी संहिता मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हुई थी। इस नाटक के कारण संपूर्ण लिखित संहिता वाले नाटकों की परंपरा प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर हिंदुस्तान के ख्याल संगीत को महाराष्ट्र में रचाने बसाने का कार्य बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर ने किया। उनके बाद उस्ताद अल्लादिया खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद रहमत खान ने महाराष्ट्र के रसिकों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की। इसका परिणाम यह हुआ कि संगीत रंगमंच का उदय हुआ। किर्लोस्कर मंडली नाटक कंपनी के संगीत नाटक लोकप्रिय। उनमें अन्ना साहब किर्लोस्कर लिखे संगीत शंकुतल नाटक ने बहुत धूम मचाई। संगीत नाटकों में गोविंद बल्लाल देवल का लिखा संगीत शारदा
नाटक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नाटक में जरट कुमारी वृद्ध का कुंवारी लड़की से विवाह जैसी तत्कालीन अनिष्ट परंपराओं पर हास्य व्यंग्यात्मक रूप में परंतु पैनी आलोचना की थी। इसके अतिरिक्त श्री पद कृष्ण कोलाटकर का मुख नायक कृष्णाजी प्रभाकर कठिलकर का लिखा संगीत, मानापान राम गणेश गडकरी का लिखा एक कच्छ प्याला, एक ही जाम नाटक रंगमंच के इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो महाभारत महाकाव्य घटना को लेकर खाड़िलकर ने कीचक वध नाटक लिखा। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद की प्रतीकात्मक आलोचना की थी। कीचक वध की द्रौपदी से तात्पर्य अबला भारत माता थी और युधिष्ठिर से तात्पर्य नरम दल, भीम से तात्पर्य गरम दल और कीचक अर्थात सत्थान वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस प्रकार रूपक खड़ा किया गया था और दर्शक इस नाटक को इसी रूपक में देखते थे। परिणाम स्वरूप उनके मन में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे महाभारत का महाकाव्य घटना को लेकर खाड़िलकर ने कीचक वध को बनाया था। कीचक वध के माध्यम से जो द्रौपदी थी हमारी भूमि, भारत भूमि, और जो कीचक था वो अंग्रेजों के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से युधिष्ठिर नरम दल, भीम गरम दल और कीचक सत्ता दल वाइस लॉर्ड कर्जन के रूप में ऐसा लिखकर बताया गया है। किस प्रकार से हमारी भारत माता जो द्रौपदी है और जो कीचक लॉर्ड कार्नवालिस कौन सा वाइसराय लॉर्ड कर्जन किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे थे उस नाटक के माध्यम से बताया गया था। तो युधिष्ठिर नरम दल, भीम गरम दल और जो द्रौपदी हमारी भारत माता का भूमिका और जो कीचक था वो लॉर्ड कर्जन के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था। कि इस नाटक के माध्यम से हमने वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद को देखा था। मराठी रंगमंच में की गिरती अवस्था को संवारने के लिए आचार्य अत्रे के साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, कल का संसार, गड़ा बाहर, घर के बाहर जैसे लोकप्रिय नाटकों ने रंगमंच को संभालने संवारने में सहायता की। वर्तमान समय में वसंत काटेकर के लिखे रायगडाचा जेव्हा जाग येते इथे ओशाळा मृत्यू, विजय तेंडुलकर का लिखा, घाशीराम कोत्याल, विश्राम बेड़ेकर का लिखा, तिलक आणि आगरकर आदि नए ढंग के नाटक प्रस्तुत किए। विविध विषयों पर लिखे गए नाटकों का नाट्य प्रकार में आविष्कारों के कारण मराठी रंगमंच समृद्ध हुआ। नाट्य कलाकारों के रूप में मुख्य रूप में गणपतराव जोशी, बाल गंधर्व अर्थात नारायणराव राजहंस, केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हाटकर, गणपतराव बोरसे आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उनके मराठी नाटक खुले मैदान में खेले जाते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले मुंबई में प्ले हाउस, रिपन, विक्टोरिया नाट्य गृह का निर्माण करवाया। उसके पश्चात धीरे धीरे मराठी मराठी नाटकों का मंच बंद नाट्यगृह में होने लगा। विख्यात साहित्यकार विवा शिरवाडकर अर्थात कुसुमराज ने शेक्सपियर के किंग लियर नाटक के आधार पर नट सम्राट नाटक लिखा। ये नाटक बहुत चर्चित रहा। इस नाटक का त्रासद पूर्ण नायक गणपतराव बेलवलकर शिरवाडकर ने इस नायक पात्र का निर्माण बहुत बड़े ख्याति प्राप्त रह चुके श्रेष्ठ अभिनेता गणपतराव जोशी और नाना साहेब फाटक के व्यक्तित्व में निहित अभिनय के रंग छटाव का मिश्रण किया था। नट सम्राट का विवा शिरवाडकर ने 1919 में शेक्सपियर के किंग लियर नाटक के आधार पर नट सम्राट लिखा था। भारतीय फिल्म जगत तो फिल्म कलात्मक और तकनीकी विज्ञान का समन्वय साधने वाला माध्यम है। चलित फिल्मकार की खोज होने पर फिल्म कला का जन्म हुआ। इसमें गूंगी फिल्मों का युग प्रारंभ हुआ। कालांतर में ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग करना संभव हुआ और बोलने वाली फिल्मों का युग आया।
फिल्मों के प्रकार हास्य व्यंग्यात्मक फिल्में, समाचार जागृति पर फिल्में, ख्याति पर फिल्में, बाल फिल्में, सैनिकी पर फिल्में, शैक्षिक फिल्में और कहानी प्रधान फिल्में आदि थी। भारत में पूरी लंबाई की पहली फिल्म बनाने का और उसे प्रदर्शित करने का श्रेय महाराष्ट्र को प्राप्त है। भारतीय फिल्मों की जननी के रूप में महाराष्ट्र को ख्याति प्राप्त है। भारतीय फिल्मों के विकास में मदन राव, माधवराव चितले, कल्याण का पटवर्धन परिवार और हरिश्चंद्र सकाराम भाटवेड़कर उर्फ सावे दादा का योगदान रहा है। आगे चलकर निर्देशक गोपाल रामचंद्र अर्थात दादा साहेब तोरने और आपा करंदीकर, SN पाठनकर, VP दिवेकर ने विदेशी तकनीशियों की सहायता से कहानी प्रधान फिल्म पुंडलिक 1912 इसमें मुंबई में दिखाई। 1913 में दादा साहेब फाल्के ने स्वयं निर्मित और फिल्म निर्माण में संबंधित सभी प्रक्रियाएं भारत में पूर्ण की हुई है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म को मुंबई में प्रदर्शित किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान ये गूंगी फिल्में बनाई। साथ ही वेरुल एलोरा की गुफाओं तथा त्र्यंबकेश्वर और नासिक तीर्थ स्थानों पर आधारित जागृति पर फिल्में बनाई। यहाँ से ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर फिल्में बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। कालांतर में भारत से पहला सिने कैमरा बनाने वाले आनंदराव पेंटर ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। उनके मौसेरे भाई बाबूराव पेंटर अर्थात मिस्त्री ने 1918 ईस्वी में सेरेंद्री फिल्म बनाई। उन्होंने पहली ऐतिहासिक गूंगी फिल्म सियागढ़ बनाई। इसके पश्चात उन्होंने कल्याण चा, खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाई। इसके अतिरिक्त साहूकारी, पाशा। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सिनेमा घर में पहले सिनेमा प्रारंभ होने से पूर्व जागृति पर फिल्में अथवा समाचार फिल्म दिखाई गई जाती थी। इस फिल्म के निर्माण हेतु भारत सरकार ने फिल्म डिवीजन की स्थापना की थी। इस जागृति पर समाचार फिल्मों का उपयोग लोगों के सामाजिक पूर्ण जागरण हेतु किया जाता था। इस विषय में जानकारी प्राप्त किया गया था। साहूकारी फंदा ये पहली यथार्थवादी फिल्म बनाई गई। 1925 में भालजी पेंडारकर ने बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाई। भालजी पेंडारकर की ऐतिहासिक फिल्म द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है। ये अंग्रेजों के ध्यान में आने पर अंग्रेजों ने फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया। कमलाबाई मगरुलकर मराठी की पहली स्त्री फिल्म निर्माती थी। उन्हें सावड़िया, कांदेड़ और हिंदी में पन्ना दाई ये बोलने वाली फिल्में बनाई। 1944 में प्रभात कंपनी की राम शास्त्री फिल्म का बहुत बोलबाला रहा। स्वतंत्र पश्चात के समय में आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले के जीवन पर, विश्राम बेड़ेकर ने वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन पर आधारित फिल्में बनाई। दिनकर पाटिल ने धन्य एवं संताजी धनाजी फिल्म बनाई। प्रभाकर पेंडारकर द्वारा निर्मित बाल शिवाजी का अपना अलग महत्व है। भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित दिलवाने वाली फिल्म पहली फिल्म संत तुकाराम है। ये फिल्म पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में विष्णुपंत पगनीस ने संत तुकाराम की भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार मराठी भाषा में ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई, वैसी हिंदी भाषा में भी अनेक ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई है। स्वतंत्र पूर्व समय में बनाई गई हिंदी फिल्मों में सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ, मुगले आजम आदि फिल्में इतिहास पर आधारित है। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित आंदोलन, झांसी की रानी फिल्में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, राजकमल प्रोडक्शन, RK स्टूडियोज, नवकेतन आदि कंपनियों ने फिल्म निर्माण क्षेत्र में ठोस कार्य किए। तो आप लोग अंतर्जाल इंटरनेट की सहायता से 1970 ईस्वी से 2015 तक की इतिहास विषय से संबंधित मराठी हिंदी फिल्में ढूंढिए और लिखिए। मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर है। मनोरंजन क्षेत्र में बताया गया कि इतिहास के छात्रों को रंगमंच और फिल्मी क्षेत्रों में अनेक अवसर प्राप्त है। नाटक, नेपथ्य, वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा आदि की अचूक जानकारी आवश्यक होती है। इसके लिए ऐतिहासिक कालखंड की चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य विषयों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले तज्ञ कला निर्देशक का नियोजन कर सकते हैं अथवा इसके लिए परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं। संवाद लेखन की प्रक्रिया में लेखक और उनके परामर्शदाता के रूप में भाषा और संस्कृति के इतिहास की जानकारी की आवश्यकता होती है। दूसरा है फिल्म की कहानी में संबंधित समय का वातावरण निर्माण करने का, पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा आदि का निर्माण करने का कार्य कला निर्देशन करता है। इस क्षेत्र में भी इतिहास तज्ञ प्रत्येक कला निर्देशक अथवा कला निर्देशक के परामर्शदाता के रूप में भी काम कर सकते हैं। फिल्म के संवाद लेखन के लिए भाषा और संस्कृति तज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं कि नाटक में रंगभूषा, कलाभूषा, केशभूषा आदि की रोचक जानकारी आवश्यकता रखने वाले, ऐतिहासिक कालखंड, चित्रकला, शिल्पकला को, स्थापत्य कला को
माइक्रो डीलिंग द्वारा जानकारी हासिल रखने वाले निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में डायलॉग्स मेथड का उपयोग करने वाले, लिखने वाले या परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं। फिल्म में जो संबंधित कलाकारों के लिए रंगभूषा, केशभूषा निभाने के लिए कला निर्देशक का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर आपको मिल सकते हैं, तो आप इसे भी कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से आप जो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को जानता है, तो वो भी इस कंप्यूटर को जानने वाले, जो अलग अलग प्रकार के एनिमेशन का उपयोग करने वाले, जो एक्शन सीन्स वगैरह के लिए जो विलन हीरो वगैरह जो एक्शन सीन्स वगैरह, ये सब इसके द्वारा एनिमेशन के माध्यम से करते। तो ऐसे लोगों को जो कंप्यूटर के जानने वाले रहते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो वगैरह जो कंप्यूटर के अंदर पूरी तरह से रमे हुए रहते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा मैदान है, अच्छा फील्ड वगैरह है। वो भी एनिमेशन के माध्यम से हीरो के काम वगैरह कर सकते हैं, हीरो के परामर्शदाता के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को मनोरंजन के माध्यम और इतिहास की जानकारी दी गई है। तो ये विषय इतिहास कक्षा 10वीं मनोरंजन के माध्यम और इतिहास, ये पाठ यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।